नमस्कार, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारे देश के लिए बहुत दुख का दिन है कि इस दिन पुलवामा में हमारे देश के नौजवान वीर बहादुर जवान 40 से ज़्यादा जवानों ने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हम उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। HPR क्लासेज उन वीर बहादुर जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। मैं कहूँगा कि आंसुओं की 2 बूंदों ने सातों सागर हारे हैं। आंसुओं की 2 बूंदों ने सातों सागर हारे हैं। मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। एक बार हम फिर HPR क्लासेज की तरफ से उन वीर जवानों को सत सत नमन करते हैं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। आज अपन मनोविज्ञान के बुद्धि टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अभी आने वाला जो रीट का एग्जाम है उसमें ये आपके लिए कारागार साबित होंगे। तो अपन आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है। प्रश्न पूछने के 2 तरीके हैं, एक नेगेटिव पूछता है और एक पॉजिटिव पूछता है। तो अगर नेगेटिव अगर प्रश्न पूछ रहा है तो सबसे पहले अपन उसको नोट कर लेना कि प्रश्न पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। तो इसमें नहीं है तो अपने इसको नेगेटिव निकालना है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का अपन बात करें तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, जिसको त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अब गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में 3 प्रकार के इन्होंने बताए थे, उनमें से एक नहीं है और 3 है। तो सबसे पहले प्रक्रिया, विशिष्ट तत्व, परिणाम और अंतर्वस्तु। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट तत्व। गिलफोर्ड ने ये विशिष्ट तत्व नहीं दिया था, ये 3 जो है त्रिआयामी सिद्धांत में जो 3 आयाम है ये दिए थे। और इनका अगर अंग्रेजी बात करें तो प्रक्रिया को जैसे ऑपरेशन कहते हैं, एक इन्होंने ऑपरेशन आयाम दिया था, एक अपना परिणाम या उत्पाद जिसको बोलते हैं जिसे प्रोडक्ट, और एक आपकी अंतर्वस्तु है जिसको विषय वस्तु भी कह सकते हैं, यानी कंटेंट। तो ये 3 है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी जो मॉडल था उसमें त्रिआयामी सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं था, तो ये तत्व नहीं था। प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा है, तो इनका एक का नाम देकर 3 दूसरी चीज दे सकते हैं, तो उसमें से आपको देखना, ये याद रख लेना, प्रक्रिया, परिणाम और अंतर्वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बालक की आयु 12 वर्ष है, बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सकता है, उसकी सही बुद्धि लब्धि विकल्प है। यानी एक जो बालक है उसकी आयु तो 12 वर्ष है, लेकिन वह 15 वर्ष के बालक के समान है। वह मतलब उसकी बुद्धि की वो उसका परीक्षण करने पर पता चलता है कि 15 वर्ष का जो बालक है उसके समान उत्तर दे सकता है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, यानी वो कौन सी श्रेणी में आएगा। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, सबसे पहले स्टर्न ने दिया था 1912 में, और स्टर्न ने 1912 में जब दिया था तो उन्होंने दिया था MA/CA, यानी मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, और ये स्टर्न ने 1912 में दिया था। लेकिन अब जब 1916 के अंदर, सन 1916 में ट्रमन ने जो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया था, और अपन को उसी प्रकार से बात करनी है, ट्रमन ने जो सिद्धांत दिया था इसको संशोधन करके MA/CA इनटू में 100 डाला था। यानी बच्चे की जो मानसिक जो आयु है वो कितनी है, यानी वो 15 वर्ष के समान के बालक के समान बात करता है, तो इसकी मानसिक आयु हो गई 15, और इसकी वास्तविक आयु कितनी है, ये 12 वर्ष का है तो 12, बढ़िया बात कर लेते हैं। इसकी जो मानसिक आयु है वो 15 है और वास्तविक आयु इसकी 12 इनटू में 100। अब इसको अगर करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंजो 15 और 4 20 25, तो 25 पंजे 125, यानी इसकी बुद्धि लब्धि होगी 125। इनमें से डी आंसर हो जाएगा।
बुद्धि लब्धि ये प्रश्न पक्का आएगा। या तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र पूछ सकते हैं, या एक प्रश्न ऐसे पूछ लिया इसमें आयु में चेंज कर सकते हैं कि 12 की जगह अलग रख सकते हैं, लेकिन प्रश्न पक्का पूछा जाता है। तो ये ट्रमन ने दिया था 1916 के अंदर, m/c/100 ये सूत्र सारे लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं। एक 11 वर्ष की आयु के बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी श्रेणी होगी। हाँ, ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है। जैसे एक 11 वर्ष की आयु की यानी उसकी मानसिक जो वास्तविक जो आयु है वो कितनी है, सीए बोल सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज सीए उसकी है 11 वर्ष, उसकी वास्तविक आयु सीए उसकी है 10 वर्ष, सॉरी वास्तविक आयु इतनी है और मानसिक आयु 10 वर्ष है, एम ए बराबर 10। अब सूत्र वही था m/c × 100, इसको करें तो 99 के आसपास होगी। तो ये जो 90 से जो 100 तक बुद्धि होती है ये अपने औसत बुद्धि में आती है, औसत या सामान्य बुद्धि में आती है। तो इस प्रकार का बालक होगा वो सामान्य बुद्धि वाला होगा। अब जो प्रतिभाशाली है, तीव्र बुद्धि है, मंद बुद्धि है, ये कब होगा, प्रतिभाशाली है जो जीनियस में आता है। तो जीनियस जो होगा ना उसकी बुद्धि तो ऑटोमेटिक 140 से ऊपर होगी। जो तीव्र बुद्धि होगी जैसे सुपीरियर में आता है, मंद बुद्धि वो जैसे उसमें आता है। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं, एक सारणी के माध्यम से समझते हैं अलग अलग से। जैसे प्रश्न ये आ गया कि जैसे इसका ये था कि इसकी बुद्धि सामान्य है, सामान्य क्यों है कि 90 के 100 के बीच है। तो अब अपन बात कर लेते हैं अलग अलग। जो प्रतिभाशाली बालक होगा, जो जीनियस होगा, उसकी बुद्धि 140 से ऊपर होगी। जो अति उच्च बुद्धि वाला है, वेरी सुपीरियर, 125 और 140 के बीच इसकी बुद्धि प्रखर होगी, अति उच्च बुद्धि होगी। अब जो उच्च बुद्धि है, सुपीरियर है, वो 110 और 125 के बीच में। अब जो औसत सामान्य एवरेज अपन बात की थी 90 और 110, वो बने अभी प्रश्न अपन ने हल किया है। जो मंद बुद्धि है, छोटल बोलते हैं, वो 80 से 90 के बीच है। और क्षीण बुद्धि, पेबल माइंडेड, 70 से 80 के बीच आएगा। और जो मूर्ख है, मोरनस है, वो 50 से 70 के बीच आएगा। और जो मूड है, इम्बेसाइल है, वो 25 से 50 के बीच। और जो जड़ है, एकदम इडिट है, उसकी बुद्धि होगी 0 से 25, यानी इसका दिमाग बिल्कुल भी विकसित नहीं होगा, ये एकदम जड़ होगा। ये सारणी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये एक इस बिंदु पे आप याद कर सकते हो। कई बार प्रश्न इसी प्रकार से पूछे, पहला प्रश्न आया था ना इसे पिछला, वो सेम प्रश्न इसका पूछ सकते हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बालक का वह गुण है जिसमें किसी नवीन वस्तु का, जो वर्ड है ना उस पर ध्यान देना, वर्ड क्या है, नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है, वह कहलाती है। बालक है, उसका ऐसा गुण है जो नई से नई चीजों में खोज कर सकता है। अब नई चीज का खोज करने के लिए उसकी बुद्धि किस प्रकार की होगी, उसमें क्या विकास होना चाहिए। तो पिछलापन बालक है, वो नवीन चीजों में वो ज्यादा नवीन चीज का निर्माण नहीं कर सकता, नवीन चीज की खोज नहीं कर सकता। अब आपको जो असामान्यता है, जो इरेगुलर है, जिसमें असामान्यता है, वो भी नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न सृजनात्मकता, हाँ ये फिट बैठता है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं, सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो नवीन वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, उसमें नई नई बातें आती है, नई खोज कर सकते हैं। यानी जो सृजनात्मक बालक होगा तो वो नई वस्तु का निर्माण कर सकता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज का खास तौर से ध्यान दे लेना। बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। प्रश्न आपके सामने ये पूछ सकते हैं, ये 4 मनोवैज्ञानिकों को नाम दिए हैं और इनमें से पूछ सकते हैं कि बहुखंड जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका उत्तर होगा आपके थोरनडाइक। अब जो अपन बात करते हैं अलग अलग जो ये मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, इन्होंने कौन कौन से दिए थे। जैसे था ये जो थर्स्टन है, थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। स्पीयरमैन ने, जो स्पीयरमैन है, इन्होंने द्विकारक और त्रिकारक 2 सिद्धांत दिए थे। ये अपन पहले जब क्लास अपने बुद्धि गई थी उसमें देख लेना, वापस उसमें पढ़े थे कि द्विकारक में उसने पहले जनरल फैक्टर लाए थे, फिर वो स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट तत्व है, सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व लाए थे, उसके बाद उसने ग्रुप फैक्टर भी उसमें दिया था। और जो ये एक्सपेरिमेंट का आ गया, थर्स्टन ने ये दिया था। और ये जो बहुखंड सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया ही था। इस प्रश्न से यानी 4 प्रश्न आपके लिए हो गए। और बिन्ने ने एक कारक सिद्धांत दिया था। प्रश्न कई बार कैसे भी पूछ सकते हैं
तो ये चारों इसके सिद्धांत याद कर लेना। इसे बिने ने एक कारक दिया था, स्पेरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक एक्सपेरिमेंट में दिया था, लेकिन इसे मनोविज्ञान ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, तो फिर थर्स्टन समूह कारक लेके आए थे और फिर थॉर्नडाइक ने बहुगण सिद्धांत दिए थे। यानी कई मनोविज्ञान में अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है 13 वर्ष के बाद बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी 13 वर्ष का जो बालक है उसको 13 वर्ष की आयु के बाद, यानी जब 13 वर्ष आयु क्रॉस कर लेता है उसके बाद उसको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। अपने ऑप्शन है रुचि के आधार पर, आयु के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न लॉजिक है, अपन आसानी से हल कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो अब जो 13 वर्ष जो बालक पार कर लेता है, हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी रुचि के आधार पर पढ़ना चाहिए। छोटे जो बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी कक्षा के होते हैं, जो प्री प्राइमरी कक्षा होती है, आजकल तो गवर्नमेंट ने सिस्टम भी कर दिया, अपनी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो उसको मातृभाषा में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। और खेल और मनोविज्ञान में तो अलग अलग दिए हैं कि छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उन पे ज़्यादा नहीं बैठता। लेकिन 13 वर्ष जब आयु प्राप्त कर लेता है बच्चा, उसके बाद उसको किस आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, तो उसके बाद उसको मानसिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी वह कितना ग्रहण कर सकता है उस आधार पर उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए थे, कितने प्रकार होते हैं, 4, 3, 8 और 5। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न ये पूछ सकता है, और जितने अपन प्रश्न हल कर रहे हैं ना, सारे के सारे पीछे रीट परीक्षा में आए हुए हैं। पीछे के जितने रीट और टेट, सीटेट, जितने भी आप जो एग्जाम है उसको उठाकर देख लेना। किसी न किसी एग्जाम पेपर में टेट वाले जो जब वो जिला परिषद परीक्षा आयोजित करवाती थी उनमें प्रश्न है, उनमें भी आए हुए हैं। तो ये प्रश्न सारे सारे पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं, और आगे की जो 27 तारीख को अपनी परीक्षा होनी है उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक ने 3 बुद्धि के प्रकार बताए थे। कौन कौन से? एक बताया था मूर्त बुद्धि, ये अपन क्लास में चर्चा कर लिए थे। एक बताया था अमूर्त बुद्धि, और तीसरी बताई थी सामाजिक बुद्धि। ये थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। और अपन ने वो भी चर्चा की थी कि जो मूर्त बुद्धि है इसको यांत्रिक या मशीनी बुद्धि भी कहते हैं। यानी जो यांत्रिक या मशीनी, यानी जो कारीगर है, इस बुद्धि का जो प्रभाव पड़ता है वो जैसे इस बुद्धि से कौशल विकसित होता है, कारीगर का होता है। अब जो अमूर्त बुद्धि है ये चिंतन से संबंधित है, तो चिंतनशील होते हैं, आपके पुस्तकीय जो ज्ञान होता है तो इनमें इनकी रुचि होती है। जैसे डॉक्टर है, वकील है, ये सारे के सारे चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, इनमें अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। और जो सामाजिक जो संबंध रखते हैं, जैसे राजनेता है और फिलोसोफर है, दार्शनिक हैं, ये सारे के सारे समाज से मेल जोल रखने वाले होते हैं, तो ये बुद्धि का प्रभाव इन पे पड़ता है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि ये प्रकार के मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट, हाँ, अब प्रश्न, अब अभी हमने पीछे जो प्रश्न पढ़ा था वही, अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है, किस में करती है। अपन ने जो ये थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे, ये वापस अपन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने एक बताया था मूर्त बुद्धि, अमूर्त और सामाजिक, 3 प्रकार थॉर्नडाइक ने बताए थे। और अब प्रश्न अपना ये आया है कि अमूर्त बुद्धि किसी व्यक्ति की मदद करती है। मूर्त बुद्धि में अपने बताए थे इसको मशीनी बुद्धि भी कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं। तो ये तो इंजीनियर बनाने में काम आ सकती है, औद्योगिक वाले में काम आ सकती है, लेकिन इन्होंने कहा अमूर्त बुद्धि का मतलब संबंध होता है चिंतन से। अगर आप चिंतन की बात करेंगे तो इनमें सटीक उत्तर हो जाएगा आपका समस्या सुलझाने में। जो चिंतनशील व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार की समस्या सुलझाने में वो सिद्धहस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। जो कॉग्निटिव जो इंटेलिजेंस होती है, जो कॉग्निटिव जो चिंतन होता है ना, संज्ञानात्मक जिसको बोलते हैं। और इन्होंने विकास में जीन प्याजे ने ये सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक का। ये प्रश्न ये पूछ सकता है, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था। तो जो कॉग्निटिव जो प्रक्रिया है, जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, वो कौन से सिद्धांत में है, किसके सिद्धांत में है? तो ये होगा आपके त्रि-आयामी सिद्धांत में, ये याद कर लेना। अब जो अलग अलग आए हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो आप कह सकते हो ये गार्डनर ने दिया था।
मनोवैज्ञानिक हुए थे गार्डनर ने, उन्होंने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। एक प्रश्न से अपन 3-4 क्वेश्चन है सोल्व कर रहे हैं, एक प्रश्न 3-4 क्वेश्चन याद कर रहे हैं। त्रि-आयामी सिद्धांत अपन ने बात की थी, ये जेपी गिलफ्रेड ने दिया था, और ये संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। जो द्विकारक है अपने अभी बात की थी, एक द्विकारक और त्रिकारक ये किसने दिए थे? स्पीयरमैन ने दिए थे। और जो त्रितंत्र है स्टर्नबर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलमैन संबंधित है, जो गोलमैन मनोवैज्ञानिक है वो किससे संबंधित है? तो इसमें तो आप आराम से कर सकते हो, अभी अपन प्रश्न करके गए हैं। ये यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक ये किसने दिए थे? थार्नडाइक ने दिए थे। तो ऑटोमेटिक अपन ये क्वेश्चन अपने आप रह गया कि गोलमैन किससे संबंधित है? गोलमैन का मतलब संबंध है सामयिक बुद्धि से। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यानी सामयिक बुद्धि है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका संबंध है गोलमैन से, डेलियन गोलमैन से है। बाकी इनका यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त, सामाजिक अभी हमने पढ़ा था। और इनसे क्या क्या कौशल विकसित हो सकता है? जैसे कारीगर है, आपकी अमूर्त बुद्धि से जो डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील है, और सामाजिक बुद्धि से राजनेता, दार्शनिक है। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा था। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपनी छोटी सी क्लास में, और अपन नेक्स्ट टाइम भी अभी 27 फरवरी तक अपन इसी प्रकार हर टॉपिक के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। और आप जितने भी लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारे चैनल की तरफ से आपको आशीर्वाद, शुभाशीष, बेस्ट ऑफ लक है कि आप पात्रता हासिल कर आगे अपने जो तृतीय श्रेणी एग्जाम आने वाला है उसमें आप अपना सफलता हासिल करें। आपके जो सपने हैं वो भगवान करे आपके सपने पूरे हों, और आप भी समाज में जाकर एक नई अलग जगह शिक्षा की। और एक बार फिर हम पुलवामा शहीदों को नमन करते हैं। और आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलते हैं।